ओके जी, हमारा जी आज का चैप्टर है कैपिटल गेन एंड बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। ये है कैपिटल गेन, टैक्स का चैप्टर है, सिलेबस का हिस्सा है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसकी टैक्सेशन। जी हाँ, कहते हैं जी गेन, गेन किसको कहते हैं? जो आपको इजाफी पैसा मिलना, प्रॉफिट। अगेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ आ कैपिटल एसेट बाय आ पर्सन इन आ टैक्स ईयर। कहते हैं जी गेन, व्हाट इज मीन बाय गेन? यहाँ से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज गेन। गेन के बारे में नीचे कहेगा ए माइनस बी, यानी प्रोसीड जो आपको पैसा मिला माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू गेन। कहता है कि जो गेन है ना, आपने जितने का बेचा मान जितने का खरीदा, गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल। अब उसने सेल नहीं लिखा, उसने लिखा डिस्पोजल। तो कल के लेक्चर में हम डिस्पोजल देखेंगे। डिस्पोजल, फिलहाल डिस्पोजल का मतलब है कि आपसे उसकी जान छुड़ गई, आपसे वो एसेट किसी और की मलकियत में चला गया। तो सेल में तो सिर्फ आपने फरोख्त करना होता है ना, डिस्पोजल में आप ट्रांसफर भी कर देते हो, एक्सचेंज भी कर देते हो। तो कहता है जी गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ आ कैपिटल एसेट। अब हमें पता होना चाहिए कैपिटल एसेट कौन से। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए करंट एंड नॉन करंट एसेट्स देखे हुए, लेकिन वो आईएफआरएस की डेफिनेशन थी। अब हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के मुताबिक देखना है कि इनकम टैक्स किन एसेट्स को कैपिटल एसेट्स कहता है। हम उन कैपिटल एसेट्स को जब बेचेंगे और उनके बेचने पे अगर गेन होगा, उस गेन की टैक्सेशन पढ़ने लगे। बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर में डिस्पोजल होगा उसी टैक्स ईयर की इनकम में आएगा। अदर देन अ गेन, अब कहता है ये गेन शामिल ना करे, कौन सा? विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब है कि कुछ गेन ऐसे होंगे जो टैक्स से एग्जाम्प्ट हैं। कौन से हैं? अभी आ जाएंगे आज इंशाल्लाह। शैल बी चार्जेबल टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ये भी नॉर्मल एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स रेजिम। व्हाट इज नॉर्मल टैक्स रेजिम? जिस तरह हमने प्रॉपर्टी इनकम पढ़ी, आप इनकम कैलकुलेट करें, टोटल इनकम में ऐड करें, जो रेट बनता है वो चार्ज कर दें। इसी तरह इसकी भी इनकम कैलकुलेट करें, बाकी इनकम्स में ऐड करें, जो नॉर्मल रेट बनता है वो चार्ज कर दें। हमने दो तरह के रेट्स के स्लैब्स पढ़े थे, सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और एओपी। जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल वाले जो रेट्स हैं ना, वो जिस टैक्स के लॉ के तहत अप्लाई होते हैं ना, उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रेजिम। यानी इनकम कैलकुलेट करो, टोटल इनकम में ऐड करो, उन रेट्स में से जाके रेट कैलकुलेट करके टैक्स ले लो। कहता है पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। कहता है जो लोग कैश बेसिस पे अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, जनरली कैलकुलेट गेन अदर देन अगेन व्हेन ही विल रिसीव द कैश। लेकिन कहता है जी सच दैट, कहते हैं टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर इन विच डिस्पोजल अराइजेस। कहता है जी सच इनकम शैल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द ईयर इन विच डिस्पोजल अराइजेस। कहता है जी एक्रूवल बेसिस पे आपने करना है इसको। इसका मतलब क्या है? एक्रूवल बेसिस, यानी नॉट कैश बेसिस। मैंने 2023 में एक एसेट बेचा, मुझे कैश मिला 2025 में जाके, तो जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है उसमें कहता है 2025 का गेन है, जब कैश मिला तब गेन। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लॉस कहते हैं कि नहीं, अगर आपने 23 में बेचा तो अमाउंट इज रिसीवेबल। तो रिसीव और रिसीवेबल टैक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट। तो आपने जिस साल में उसको डिस्पोज ऑफ किया है उसी साल की इनकम में उसको शो करें और उसी साल उसका टैक्स पे करें, इररिस्पेक्टिव का आपको पैसे मिलेंगे। तो इसको हम एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमें पैसे मिले या नहीं मिले, हम इनकम नोट कर लेते हैं, यानी क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं, डेट इज डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स में रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें,
हमें मिले हैं या नहीं मिले, जिस साल में डिस्पोजल हुआ उसी साल की इनकम का हिस्सा बनेगा, राइट जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिस्पोजल टेक प्लेस इन द टैक्स ईयर 2023 एंड कैश रिसीव्ड इन 24, टैक्स पेयर विल हैव टू इंक्लूड द गेन इन द टैक्स ईयर 2023, उसको 23 के ही टैक्स ईयर में शामिल करना है, ऑल्दो कैश रिसीव्ड इन 2024। कहता हमें क्या अंडरस्टैंड करना, हमें कैपिटल एसेट और डिस्पोजल, ये दो कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो हम आगे चल सकेंगे इस सब्जेक्ट में। व्हाट इज कैपिटल एसेट? कहता है जी कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, एवरी काइंड, हर तरह की, हेल्ड बाय अ पर्सन, जो किसी भी शख्स के पास मौजूद है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पे इतना कहता है, आगे कहता है वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, वो बिजनेस से रिलेटेड है या जाती है, पर्सनल भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, बट डज नॉट इंक्लूड, कहता है हर तरह की प्रॉपर्टी, हर तरह का एसेट कैपिटल एसेट है, इनके अलावा, किसके अलावा, स्टॉक इन ट्रेड, अगर फिनिश गुड्स पड़ी हैं, ऐसी चीज़ें जो बेचने के लिए रखी हुई हैं, कहता है इसको आप कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। इसी तरह कहता है कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्टोर एंड स्पेयर्स पड़े होते हैं आपके पास, कहता है ये चूंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्होंने कंज्यूम होना होता है, ये भी आपके कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं, यानी इन्वेंट्री निकाल दी उसने। IS2 में जितनी भी इन्वेंट्री आती है, स्टोर स्पेयर्स आते हैं, उसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड आता है, कहता है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं, ओके। और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, यानी IS2 को उसने यहाँ से निकाल दिया। इन शॉर्ट IAS2 की जो भी इन्वेंट्री थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड एंड स्टोर स्पेयर्स, उसको निकाला, कहता है ये कैपिटल एसेट नहीं है। इसके अलावा तमाम एसेट्स को कहता है जो भी आपके पास अब कैपिटल एसेट हो सकते हैं। एक और चीज़ निकाली है, कहता है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन लॉ। अब उसने IS16 के एसेट्स में निकाल दिए, जिन पे डेप्रिसिएशन लेते हो, कहता है वो भी नहीं शामिल करने अंडर सेक्शन 22, और अमोर्टाइजेशन जिस पे करते हैं वो भी नहीं शामिल करनी। लेट्स सपोज IS38 पे निकाल दिया, लेकिन सारे नहीं निकाले उसने यहाँ पे एसेट्स, लेकिन वो कहता है कि ये जो अमोर्टाइजेशन सेक्शन 24 में और सेक्शन 22, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कहा, तो मैं आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूँ ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। वो तो कहता है जो मैंने डेप्रिशिएबल एसेट्स आपको बताए हैं सेक्शन 22 में, और जो मैंने आपको अमोर्टाइजेशन के एसेट्स बताया सेक्शन 24 के, ये भी निकाल दो। कल के लेक्चर में देख रहे हैं कौन से एसेट्स हैं। आखिरी बात कहता एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और एनी मेंबर ऑफ पर्सनस फैमिली इंडिपेंडेंट ऑन द पर्सन, कहता है जो आपने जाती इस्तेमाल के एसेट्स हैं वो भी निकाल दो, तो फिर सारा कुछ करता रह ही गया। कहता है तमाम एसेट्स को कैपिटल एसेट कहेंगे, इसमें से निकालना क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स या स्टोर स्पेयर्स, इसको निकाल दो। डेप्रिसिएशन जिन एसेट्स पे होती है, अमोर्टाइजेशन होती है, वो भी निकाल दो। पर्सनल एसेट आपके पास या आपके किसी फैमिली में, वो भी निकाल दो। लेकिन जब आप पर्सनल एसेट्स निकाल रहे हो ना, कहता है इसमें से ये नहीं निकालना आपने, एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स। अगर किसी के वो कैपिटल एसेट्स पड़े हैं ना, वो नहीं निकालने, यानी पेंटिंग पर्सनल है फिर भी इस पे गेन है तो कैपिटल गेन। इंटेंजिबल एसेट्स आ रहा है, ये आगे नीचे गुडविल, किधर गई गुडविल किधर, ये नीचे आ गया, आ जाता आपके सवाल का जवाब। इसलिए मैंने कहा IS38 मैंने समझाने के लिए कहा, असल में हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 24 में। जो सेक्शन 24 में अमोर्टाइजेशन के एसेट गए ना, सिर्फ वो हमने माइनस करने हैं। IS38 में तो तमाम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करता है ना, आपने FAR 1 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कहता है अमोर्टाइजेशन डिडक्शन उन एसेट्स की जो सेक्शन 24 में है। जब 24 पढ़ेंगे तो उसमें सारी लिस्ट दी हुई है कि ये है वो एसेट जिस पे अमोर्टाइजेशन हो सकती है, जिस पे अमोर्टाइजेशन सेक्शन 24 के तहत होगी, उसके गेन को आपने कैपिटल गेन में नहीं लिखना। ठीक है, कल के लेक्चर में आ जाएगा इंशाल्लाह। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी
यानी अब तमाम एसेट्स की बात कर रहा है जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं, एक्सेप्ट यानी फर्दर एक्सेप्शन है। ऊपर उसने कहा तमाम एसेट्स को अपने कैपिटल गेन में डालो, स्टॉक स्पेयर्स को निकाल दो, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एसेट वाले निकाल दो, पर्सन निकाल दो, लेकिन पर्सन में ये नहीं निकालना है। पर्सनल एसेट यानी गाड़ी अगर जाती है, उसको बेचा है, उसका जो गेन है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ये वाला एसेट जाती भी होगा तब भी टैक्सेबल है। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स और अदर आर्ट्स, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, फोलियो, बुक, कोई भी बुक हो सकती है मेमोरी से रिलेटेड, कोई पुरानी ज़माने की किताब, पोस्टेज स्टैम्प्स, लोगों ने वो स्टैम्प्स पुरानी एंटीक किस्म की रखी होती है, उसकी बोली लगती है। फर्स्ट डे कवर जब कंपनी नहीं बनती है तो फर्स्ट डे का कोई मेमोरी का डॉक्यूमेंट होता है, फिर बाद में सेंचुरीज के बाद वो बोली लग के बिकता है। कॉइन्स आपने एंटीक किस्म के रखे हैं, जैसे पाकिस्तानी पंजू 200, वो 5 पैसे 10 पैसे 1 पैसा, अगर वो बिकेगा, एक पैसे का तो नहीं बिकेगा जिसके ऊपर एंटीक पड़ा हुआ है, अब बोली लगाओ और बिक जाएगा। मेडल्स जो आपने कहीं पे जीत के, वो गोल्ड है, ज्वेलरी है, लेकिन मेडल की फॉर्म में है। कोई भी एंटीक, वो पत्थर पड़ा हुआ है, वो एंटीक गाड़ी पड़ी हुई है, इन एंटीक चीज़ों को जो कभी कभी शाज़ो नादर मिलती है, कहते हैं पर्सनल एसेट्स सारे एग्जाम्प्ट है, उसको आप अदर इनकम में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ये वाले पर्सनल एसेट्स हैं, इसके ऊपर गेन होगा तो यस दिस इज टैक्सेबल। अगर एंटीक नहीं है, सिर्फ दिखाएंगे कि पर्सनल एसेट था, खरीदा बेचा, दैट्स इट। मैंने अभी इसी साल में एक गाड़ी खरीदी बेची है, उसका कोई गेन मैंने नहीं, टैक्सेबल नहीं, पर्सनल था। तो पर्सनल में अगर मेरे पास एंटीक कार है, लाइक वो जो कायदे आज़म वाली रॉयल्स है पीसी में खड़ी है, अगर मेरे पास वो पड़ी हो, ये पुरानी फरारी हो, एंटीक अगर वो बेच रहा हूँ, या मेरे पास वो है FX पुरानी और उसको मैंने बड़ा डेकोरेट करके ज़बरदस्त करके बना के रखा हुआ है, अब वो जो पुरानी गाड़ी उसकी कीमत होगी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, लेकिन जब आप उसको एंटीक करके संभाल के रखते हो तो फिर शायद आप उसको 15 लाख 20 लाख में बेच सकते हो। तो ये जो है नॉर्मल गेन है, टैक्स वाले कहते हैं इन एंटीक्स के ऊपर यस दिस इज टैक्सेबल। एंटीक नहीं होना चाहिए। अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल बेचो, गाड़ी बेचो, अपने ज़ाती आप फ्रिज, AC, ये जो ज़ाती चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल हो रही हैं, ये बेचो, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। कबाड़ खाने को आपने कबाड़ियों को बेचा, उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये वाले सारे जो लिस्ट बता दी है, इस लिस्ट के अलावा जितने भी ज़ाती एसेट्स हैं दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उसको अदर इनकम में नहीं लिखना, ठीक है। तो अदर इनकम में फिर क्या लिखना है, दोबारा आते हैं, तमाम एसेट्स अदर देन स्टॉक्स, अदर देन डेप्रिशिएबल एंड अमोर्टाइजेशन वाले एसेट्स, और अदर देन पर्सनल, बट ये वाले पर्सनल इनकी माफ़ी नहीं, ये तमाम टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनेंगे। तो कल हम अब प्रैक्टिस करेंगे, आपको कुछ एसेट्स देंगे, उन एसेट्स में से आपने बताना है कि विच एसेट्स आर पर्सनल नेचर एसेट्स, विच एसेट्स आर पर्सनल बट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर कैपिटल गेन। ये छोटे से एग्जांपल्स हैं। कहता है नॉर्मली आपको जो पेपर में सवाल आते हैं उसमें शेयर्स पर्सनल एसेट है, बट कैपिटल गेन में आएगा राइट शेयर, आपके पास राइट, आप शेयर खरीद सकते, तो आपने किसी को राइट दे दिया कि आप खरीद लो, तो यहाँ से जो गेन हुआ दैट इज अदर सोर्सेज कैपिटल गेन। बोनस शेयर्स आपको मिले और आपने आगे बेच दिए, फ्री मिले, आपने आगे बेच दिया, उसमें जो गेन हुआ टैक्सेबल। ये सारे इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन, टर्म सर्टिफिकेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, मुशारका, ये तमाम क्या हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं। अब ये भी पर्सनल एसेट्स हैं, कैपिटल गेन में आएंगे। गुडविल, किसी ऑर्गेनाइजेशन गुडविल, अपने गुडविल बेच के चले गए, अपना नाम किसी को दे दिया, जैसे ये CFE अपना जो नाम है उन्होंने दनानशी साहब ने वो इनको राना नवीद वगैरह को दे दिया। तो गुडविल अपनी किसी के नाम पे जब आप देते हो, अपना नाम जब सेल करते हो, तो वो जो नाम है वो बेचने के पैसे मिलते हैं। जैसे राइज बाय दी हमजद, क्या नाम है, हमजद भट्टी साहब का था, उन्होंने छोड़ दिया, बंजारी साहब के पास है। तो जब अपना नाम छोड़ के जाते हो तो उसके अगेंस्ट यू चार्ज गुडविल, तो उस नाम की एक गुडविल होती है, अगर गुडविल है। पेटेंट्स, यानी आप ही काम कर सकते हो, आगे आपने किसी को पेटेंट्स दे देगा, आप ये भी काम मेरे लिए कर सकते हो। पेटेंट राइट्स, उसके लिए यू पे सम फी। कॉपी राइट्स, मेरा कॉपी राइट है, मेरा लोगों को यूज़ नहीं कर सकता अगर मैं रजिस्टर कराया हुआ, तो मेरे जो कॉपी राइट्स हैं वो मेरा एसेट है। जैसे लोगों ने वेबसाइट्स रजिस्टर की होती हैं, good.com, fine.com, अगर किसी नाम फाइन रखना, वो फाइन वेबसाइट ढूंढेगा तो मिलेगी नहीं, जिसके पास ऑलरेडी उसने अवेलेबल फॉर सेल लगाई हो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। तो ये जो कॉपी राइट्स हैं, आपके पास कॉपी राइट है, जब अपना कॉपी राइट सेल करते हो तो यू चार्ज
हैंडसम मनी। तो ये जो कैपिटल गेन्स हैं आमतौर पे ये कैपिटल एसेट कहलाते हैं। इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो गेन है वो टैक्सेबल होगा, नहीं देंगे तो फिर दूसरी जाना थे अथॉरिटीज़ जाने। तो कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।